हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ये ऑडियो फॉर्म में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये उन लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जिसे जो रिवीजन करना चाहते हैं, पढ़ चुके हैं लेकिन उनको रिवीजन करना है तो कुछ काम कर रहे हैं, अपना ईयरफोन लगा के सुनते जा रहे हैं। और ये मेरे नोट्स हैं जिसको मैं बस रिकॉर्ड करूँगी। इसमें कोई मैं PDF नहीं दिखाऊँगी, कोई अपना नोट्स नहीं दिखाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन था, भारत में आने का जो रास्ता है यूरोपियों का, वो दो तरीके से है। एक तो है उत्तर पश्चिमी सीमा को पार करके वो भारत में आते हैं, ठीक है। दूसरा है कि समुद्री मार्ग से वो भारत पहुंचेंगे, ठीक है। तो जो स्थल मार्ग है तो उसका एक जो सीक्वेंस है कि कैसे कैसे यूरोप है, आप इमेजिन करो कि यूरोप का नक्शा कहाँ है मैप में और भारत का कहाँ पे है, ठीक है। भारत से पश्चिम की तरफ यूरोप है और यूरोप से पूरब की तरफ भारत है। तो जो बाल्कन है, जो बाल्कन देश होते हैं, ठीक है। तो बाल्कन से होते हुए टर्की, फारस, ईरान, इराक होते हुए अफ़गानिस्तान से ये भारत पहुंचते थे, यूरोपीय जो थे, ठीक है। अब भारत पहुंचने के लिए उनके पास जो माध्यम था, जो रास्ता था, वो कई सारे दर्रे थे, जैसे खैबर, कुर्रम, बोलम और गोमल। ये सारे दर्रों से होते हुए वो भारत पहुंचते थे, जो यूरोपीय व्यापारी थे, ठीक है। मीडियोकर भी थे। दूसरा रास्ता जो था वो जल मार्ग का था, जैसे भूमध्य सागर या फिर लाल सागर से होते हुए, ठीक है। और इसके बाद जैसे अगर एक रास्ता हम देखें तो भूमध्य सागर, लाल सागर से होते हुए अरब अरब सागर तक आते थे, बाकी भारत पहुंचते थे, है ना। दूसरा देखते हैं अगर, तो हम जैसे काला सागर से होते हुए फारस की खाड़ी, अरब सागर होते हुए भारत पहुंचते थे। तो ये एक सीक्वेंस है, आप इमेजिन कर सकते हो, जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हो इसको, ठीक है। वो भारत पहुंचते थे, लेकिन ये एक इसमें रुकावट आ गई कि ये 1453 की बात है, जब ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है, का जो अधिकार था ना, वो कुस्तुनतुनिया, जो अभी इस्तांबुल है, जो तुर्की की राजधानी है, उस पर उनका अधिकार हो गया। जब अधिकार हुआ तो जो व्यापारी थे वो भारत नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। एक सेकेंड। जो व्यापारी थे उनको भारत आने में रुकावटें आने लगी। जो अरब थे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था रास्तों में, ठीक है। जो मिडल ईस्ट का हिस्सा है पूरा मैप में, आप इमेजिन करो मैप को, ठीक है। तो उस पर अधिकार हो गया था। अब जो यूरोपीय थे वो भारत नहीं आ पाए, तो यूरोपियों के लिए एक मार्ग खोजने का उस टाइम पे एक ज़रूरत पड़ी कि हम भारत के साथ कैसे व्यापार करें, ठीक है। भारत बहुत संपन्न था, धनी था, ठीक है। प्लस यूरोपियों को मसालों की बहुत ज़्यादा आदत थी, उनको था कि मसाले मसालों का व्यापार करते थे, काली मिर्च का व्यापार करते थे, ठीक है। और भारत ही नहीं बल्कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, अपना इंडोनेशिया वगैरह वाला पोर्शन, वो सबसे वो व्यापार करते थे। तो ये बीच में क्या हुआ कि ये यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य ने पूरा अधिकार कर लिया, अरबों ने पूरा अधिकार कर लिया, तो ये व्यापार बंद हो गया, ठीक है। जो स्थल मार्ग से व्यापार होता था बंद हो गया। तो अभी यूरोपियों का था कि एक रास्ता खोजा जाए जिससे कि हमको ईस्ट के साइड यानी कि भारत और साउथ ईस्ट की तरफ पहुंचा जाए। तो उसी की खोज में ये यूरोपीय कंपनियां जो थीं वो भारत आईं। बहुत सारी कंपनियां थीं, जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़, डेनिश, फ्रांसीसी, ये इनका क्रम है, हमेशा याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि जैसे यूरोप क्या था ना कि गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था, ठीक है। ये मैं नोट्स के थ्रू ही बता रही हूँ आपको, है ना। उन लोग को ये था कि भारत बहुत ज़्यादा धनवान है, भारत की तरफ जाते हैं, व्यापार भी बढ़िया होगा और वहाँ से बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेंगे, ठीक है। और इसी प्रयास में कि कोलंबस भी चला था स्पेन से भारत के लिए ही समुद्री मार्ग खोजने के लिए, लेकिन कोलंबस भारत न पहुँच के बल्कि अमेरिका पहुँच गया था और 1492 में उसने अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। अब इसके बाद भारत की खोज में सबसे पहला जो प्रयास किया गया था वो बार्थोलोम्यू डियास, ठीक है, जो कि ये पुर्तगाल का ही था। और 1487 में ये अफ्रीका के अंतिम किनारे पर पहुंचा, जिसको आशा अंतरीप, ठीक है, कहा जाता है। और इसने बार्थोलोम्यू डियास ने इसको तूफानी अंतरीप कहा है। इसी को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, ठीक है। तो ये 1487 की बात है। और इससे 10 साल बाद, ठीक है, बार्थोलोम्यू डियास के 10 साल बाद वास्को डी गामा 1497 में यहाँ पे केप ऑफ गुड होप पे पहुँचा था, ठीक है, इस जगह पे। इसके बाद ये वास्को डी गामा जो था, ये तो पुर्तगाल का था, आशा अंतरीप पहुँचा था। इसने क्या किया था, उत्तमाशा अंतरीप कहा था। फिर से मैं क्लियर करती हूँ, बार्थोलोम्यू डियास जो कि केप ऑफ गुड होप पहुँचा तो इसको उसने तूफानी अंतरीप कहा था। वास्को डी गामा जब पहुँचा तो उत्तमाशा अंतरीप कहा गया, ठीक है। इसके बाद वास्को डी गामा को आगे पूरब की तरफ, कि अफ्रीका के संदर्भ में बात करें तो आगे उसको भारत की तरफ ले आने वाला जो गुजराती पथ प्रदर्शक था, ठीक है, उसका नाम अब्दुल मजीद था। ये क्वेश्चन बना हुआ है, अब्दुल मजीद को याद रखिएगा। और वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो ये 20 मई 1498 को पहुंचा, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे स्पेक्ट्रम में यहाँ पे 17 मई ही दिया हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम का यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, कहीं 17 मई, कहीं 18 मई, कहीं 20 मई भी दिया हुआ है।
तो 20 मई आप ध्यान में रखिएगा, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पे और कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक ठीक है। और इस तरह से यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। इस मार्ग को क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप रूट कहा जाता है। ठीक है। अब सीक्वेंस की जैसे मैंने बात कर दी कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फ्रांसीसी आए थे। ये क्रम हो जा रहा है उनका, है ना। आगे हम देखते हैं कि जैसे डच पहले आए थे, अंग्रेज बाद में आए थे, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले हो गई थी, डचों की बाद में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जबकि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये इनका क्रम हो जा रहा है। आगे हम बात करते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे। जैसे पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगालियों में है कि जैसे प्रथम जो ये पुर्तगाली था या प्रथम यूरोपीय नागरिक कह सकते हैं जिसने भारत में मतलब समुद्री मार्ग की खोज किया, वास्को डी गामा था। ठीक है, 1498 में कालीकट पे पहुंचा था। अच्छा देखो, कालीकट बंदरगाह तो है, लेकिन जो बंदरगाह का एक्चुअल नाम है वो कपक डाबू नाम है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। और जब ये वहाँ पहुंचा पोर्ट पे बंदरगाह पे, तो उसका एक हिंदू शासक जमोरीन था। देखो, जमोरीन पैतृक उपाधि थी, है ना। जमोरीन कोई शासक का नाम नहीं था, बल्कि जैसे वो उपाधि थी, है ना। तो उसने क्या किया था? वास्को डी गामा का स्वागत किया था। इसके बाद वास्को डी गामा का मेन जो झड़प थी, जो लड़ाई थी ना, वो अरब व्यापारियों के साथ में थी, है ना। क्योंकि अरब क्या किए थे कि जो यूरोप के साथ व्यापार हो रहा था भारत का या साउथ ईस्ट एशिया का, उसको उन लोगों ने रोक दिया था, है ना। अभी हमने देखा था जो ऑटोमन साम्राज्य के बारे में। तो अरब पूरा अपना मतलब अपना ही पूरा दबदबा बना लिए थे, लेकिन किसी तरह यूरोपियों ने मार्ग खोजा और भारत पहुंच गए, साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए। तो अब अगर ये आ रहे हैं भारत में, तो एक दुश्मनी वाली बात हो गई ना, एक शत्रुता वाली बात हो गई। तो वास्को डी गामा का जो लड़ाई हुआ था, मतलब जो संघर्ष हुआ था, वो अरबों के साथ हुआ था। मतलब संघर्ष वास्को डी गामा का नहीं हुआ था, बेसिकली वो जो एक शत्रुता की भावना थी मन में, वो आ गई थी। ठीक है। और जो वास्को डी गामा था ना, वो जो पुर्तगाल के शासक था डॉन हेनरिक, ठीक है, इसको कहा जाता है हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, इसने अपना पूरा जीवन भारत की खोज में ही लगा दिया था। इसने बहुत सारे मतलब यंत्र जैसे कंपास वगैरह भी इसने बनाया था कि किसी तरह भारत पहुंचा जा सके, भारत का रास्ता खोजा जा सके। तो ये इसी का वास्को डी गामा जो है हेनरी का प्रतिनिधि था। ठीक है। इसके बाद जब वास्को डी गामा भारत से लौटा ना, तो जैसे जो वो मतलब मसाला लेके गया था, उस पर उसने 60 गुना मतलब अधिक मुनाफा कमाया था। ठीक है, ये वास्को डी गामा का हो जा रहा है। इसके बाद देखो, 1498 में वास्को डी गामा आया, चला गया। अब 1500 की बात है। 1500 में दूसरा पुर्तगाली अभियान आया था, और उस अभियान में 14 जहाज़ थे, जिसमें 13 जहाज़ थे, जिसमें 1200 लोग आए थे। ठीक है, और इस जहाज़ का जो नेतृत्व किया था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, तो कैब्राल को याद रखना है ना। 13 जहाज़ों की बेड़ों का नायक बन के आया था ये। और इसके बाद इसका जैसे अभी हमने देखा पुर्तगालियों में मतलब सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, लेकिन वास्को डी गामा का अरबों के साथ झड़प नहीं हुआ था, झगड़े नहीं हुए थे, लेकिन कैब्राल का झगड़ा हो गया था, अरबों के साथ संघर्ष हो गया था। और इसने एक चीज़ अच्छा किया था कि ये कोचीन और कन्नूर के जो शासक थे उनसे मित्रता कर लिया था, ये ध्यान में रखना है। दूसरा हो जा रहा है वास्को डी गामा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में करें तो पहली बार तो 1498 में आया, दूसरी बार 1502 में आया था, और तीसरी बार आया था वो 1524 में आया था। ठीक है, तो टोटल वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया है। एक तो 1498 में, 1502 में, और तीसरी बार जब आया था तो पुर्तगाल का वायसराय बन के आया था 5 सितंबर 1524 को आया था। ठीक है, यहाँ पे मैं शायद गलत बोल गई कि सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में आया था, फिर 1502 में आया था, फिर 1524 में आया था। ठीक है, और सितंबर में आया था, दिसंबर में इसकी डेथ हो गई थी वास्को डी गामा की। और इसलिए वास्को डी गामा का जो कब्र है वो कहाँ पे? कोचीन में है, कोचीन में ही इसकी डेथ हुई थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि 1413 में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित किया था, अल्बुकर्क था एक, जो बाद में हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ने को आएगा। ये भी पुर्तगालियों का एक वायसराय गवर्नर ही था, ये पहले ही आया था, एक जहाजी बेड़े का नायक बन के आया था 1503 में। तो इसने कोचीन में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित किया था, ये पुर्तगालियों का और ओवरऑल देखा जाए तो यूरोपियों की पहली फैक्ट्री थी जिसको भारत में स्थापित किया गया था। कब? तो 1503 में, और कहाँ पे? तो कोचीन में। ठीक है, जो दूसरी फैक्ट्री पुर्तगालियों ने लगाया था वो कन्नूर में लगाया था, 1505 में लगाया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि 1505 की बात है, पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति बनाई जिसमें ये कहा गया कि 3 वर्षों के लिए गवर्नर को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और इस संदर्भ में सबसे पहला गवर्नर जो बना के भारत भेजा गया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनाया गया था। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में बात करें तो 1505 से 1509 का इसका टाइम पीरियड रहा है। ये भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर था। ठीक है, और इसने शांत जल नीति अपनाई थी जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। इसने क्या किया था? अंजाडीवा, कन्नूर, किलवा, इन सब में अपना दुर्ग बनाया था। ठीक है, किसने? तो अल्मीडा ने बनाया था। ठीक है, 1509 में अल्मीडा ने गुजरात, तुर्क और मिस्र के संयुक्त बेड़ों को पराजित किया था। इसको भी ध्यान में रखना है, 1509 की बात है। अगला हो जा रहा है कि इस विजय के परिणाम स्वरूप पुर्तगाली
नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी। तो मतलब अल्मीडा का बहुत बड़ा योगदान है कि जो जो पुर्तगालियों की नेवी थी उसको शक्तिशाली बनाने में, और बेसिकली हिंद महासागर में, ठीक है। अगला अल्मीडा के बाद आता है अल्बुकर्क यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका टाइम पीरियड 1509 से 1515 है, ठीक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डालने वाला जो था ये अल्बुकर्क था, ठीक है। इसने सबसे पहले 1503 में, देखो मैंने बताया था ना कि 1503 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो ये अल्बुकर्क के टाइम पे ही था। 1503 में ये एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर आया था। उसी टाइम पे इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम दुर्ग यानी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था, ठीक है। और ये यूरोपियों का भी था। इसके बाद आगे देखिए तो 1510 में इसने गोवा के जो शासक थे, मतलब बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, उनसे इसने गोवा छीन लिया था अल्बुकर्क ने। 1510 की बात है। अगला हो जा रहा है कि क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना इसने किया था, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का को जीता था। 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित जो हॉर्मुज बंदरगाह है उस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। इसके बाद अल्बुकर्क ने मतलब पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि मतलब वो भारतीय हो सकें, है ना, उनको वो अधिकार मिल सके जो भारतीयों को मिलता है। और साथ में इसने सती प्रथा को अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में बंद करवा दिया था। तो सती प्रथा को बंद करवाए, इसके कारण इसको राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी माना जाता है, ठीक है। और सही मायने में जो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक है, ठीक है, ये अल्बुकर्क को ही कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा का जो टाइम पीरियड है 1529 से 38 के बीच में हो जा रहा है। ये भी एक शक्तिशाली गवर्नर था पुर्तगालियों का। इसके बाद इसके टाइम पे जो सबसे बड़ी बात हुई है कि जैसे इसने 1530 में जो पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र था कोचीन में, उसको वहाँ से स्थानांतरित करके गोवा लेके आया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इसके बाद पुर्तगालियों के बारे में और क्या है कि देखो पुर्तगालियों का एक सबसे बड़ी जो भूल थी ना, वो 1580 में इसने पुर्तगाल क्या किया कि स्पेन के साथ मर्ज हो गया। और जब इसके साथ ये मर्ज हुआ तो इसने अपनी स्वतंत्रता खो दिया था, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, 1556 की बात है कि दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में डचों का आगमन हो गया था, और डचों ने वहाँ से पुर्तगालियों को बाहर भगा दिया था, है ना। झड़प हुई थी उनमें, और इसके बाद वो वहाँ से पुर्तगालियों को निकाल दिए थे डचों ने। और इसके बाद 1641 में मलक्का को डचों ने जीत लिया था, जिसको इसी मलक्का को 1511 में अल्बुकर्क ने जीता था, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। लेकिन 1641 में इसको डचों ने जीत लिया था मलक्का को। इसके बाद है कि 1668 में श्रीलंका को जीता था डचों ने, और 1663 में मालाबार को भी जीत लिया था। अगला हो जा रहा है कि अंग्रेजों ने 1612 में पुर्तगालियों को सूरत में पराजित किया था। आपको याद होगा जो सौली की लड़ाई हुई थी 1612 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में हुई थी, जिसमें पुर्तगालियों की हार हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने 1613 में अपनी अस्थायी कोठी की स्थापना किया था, कहाँ पे, तो सूरत में, ठीक है। और 1622 में अंग्रेजों ने हारमुज बंदरगाह जो था उसको भी जीत लिया था फारसी सेना की सहायता से, ठीक है। तो दो बंदरगाह, एक तो था तुम्हारा मलक्का और एक हो जा रहा है हारमुज। इन दोनों को अल्बुकर्क ने जीता था, और दोनों को, मलक्का को डचों ने वापस ले लिया, इसके बाद हारमुज को अंग्रेजों ने ले लिया था पुर्तगालियों से, ठीक है। देखो अकबर के समय तक तो पुर्तगालियों का संबंध अच्छा था मुगलों के साथ, लेकिन बाद में जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे ये चीज़ें, मतलब ये संबंध खराब होता चला गया। जैसे जहांगीर चाहता नहीं था संबंध खराब करना, जहांगीर को पसंद था मतलब ये अंग्रेज़ों का रवैया, मतलब जैसे पुर्तगालियों का व्यवहार, क्योंकि पुर्तगाली अपना व्यापार करते थे, जो उनको जैसे जो मुगलों का था कि हमको इतने पैसे चाहिए, इतने आप हम जो फ़ायदा हो रहा है उसमें से हमें इतना परसेंट चाहिए, वो चीज़ मिल रही थी बराबर, तो कोई मतभेद वाली चीज़ें नहीं थी। लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि जैसे पुर्तगाली जहांगीर को थोड़ा सा इग्नोर करने लगे थे, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, इसकी वजह से जहांगीर थोड़ा भड़क गया था, और इसके लिए मतलब इनका संबंध जो था वो ख़राब होने लगा था, है ना। आगे हम देखते हैं कि शाहजहां के टाइम पे क्या हुआ। शाहजहां के टाइम पे एक घटना थी कि 1632 में बंगाल स्थित पुर्तगालियों और मुगलों के बीच में संघर्ष हुआ था, मतलब बंगाल के जो पुर्तगाली थे और मुगलों के बीच में संघर्ष हुआ। बंगाल में चटगांव और हुगली में पुर्तगालियों की कोठी थी, ठीक है। पुर्तगालियों को यहाँ नमक के व्यापार पर एकाधिकार दिया गया था कि जो भी नमक का व्यापार आप करते हैं आप अकेले करेंगे, बीच में कोई नहीं जाएगा, है ना। लेकिन क्या हुआ कि पुर्तगाली यहाँ ईसाई धर्म, मतलब बहुत ज़्यादा ईसाई धर्म को का प्रचार करते थे, लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाते थे, ठीक है। गाँव पर आक्रमण करते थे, लूटते थे, समुद्री डकैती डालते थे, और यहाँ तक कि ये लोगों ने मुमताज़ महल की नौकाओं का भी अपहरण कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या शाहजहाँ बहुत ज़्यादा मतलब नाराज़ हो गया, और इसके बाद पुर्तगालियों को सज़ा देने के लिए सोचा कि मतलब ज़्यादा कर रहे हैं, अब अति हो रही है, तो कुछ ना कुछ इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या किया शाहजहाँ ने कि बंगाल का उस टाइम पे जो गवर्नर था, मुगल गवर्नर, उसका नाम था कासिम खान, उसको इसने आदेश दिया, और उसने जल और स्थल मार्ग से हुगली पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया, और वहाँ से मतलब पुर्तगालियों को कह सकते हैं कि सबक सिखाया, या फिर एक सही तरीके से रहने के लिए इन्होंने
मतलब शाहजहाँ ने कहा, शाहजहाँ ने नहीं, बेसिकली बंगाल का जो मुगल गवर्नर कासिम खां था उसने कहा था, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पे भी थोड़ी सी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रहीं जितनी होनी चाहिए थी। तो औरंगजेब के टाइम पे भी जो बंगाल का गवर्नर था जो बंगाल का गवर्नर था शाइस्ता खां, ठीक है, उसने एक सुदृढ़ मतलब कि एक अच्छी जल बेड़े का गठन करके बंगाल पर जो बंगाल स्थित एक मतलब वो था, द्वीप था, सोन द्वीप था, ठीक है। वहाँ पे जो डाकू लोग थे, डाकू बेसिकली कि जैसे ये पुर्तगाली जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा समुद्री डकैती करते थे। तो ये जो शाइस्ता खान था, इसने मतलब अधिकार कर लिया था सोन द्वीप पे, और वहाँ से भी पुर्तगालियों को भगा दिया गया था, ठीक है। बाद में 1739 में मराठाओं ने सालसेट जो द्वीप था उसको छीन लिया था, बेसिन को भी छीन लिया था। और 1661 की घटना है जब जो ब्रिटिश के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनका जो विवाह था वो पुर्तगाली जो राजकुमारी थी कैथरीन से कर दिया गया था, और बम्बई को पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को दहेज में दे दिया था। तो ये पूरी कहानी है। इसके बाद पुर्तगालियों का एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जैसे ना ये लोगों ने अपने व्यापार व्यवस्था में, जो उनका व्यापार था उसमें कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, ये नाम है पूरा, वैसे कार्टज व्यवस्था अलग है, काफिला व्यवस्था अलग हो जा रही है, ठीक है। कार्टज का मतलब परमिट था, कार्टज जो शब्द था उसका मतलब परमिट था, यानी कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने के प्रयास के तहत कार्टज पद्धति को मतलब शुरू किया था। कार्टज का तात्पर्य परमिट होता है और सभी को परमिट लेना अनिवार्य हो गया था। यहाँ तक कि जो मुगल बादशाह अकबर था उसने भी कार्टज लिया था पुर्तगालियों से, ठीक है। और जो काफिला व्यवस्था था, काफिला का ये मतलब था ना कि हिंद महासागर में अगर किसी और की जहाज़ मतलब सामान वामान कुछ लेके जा रही है तो पुर्तगाली जहाज़ एक दो उसके साथ लग जाते थे उसकी सुरक्षा के लिए, कि हम आपको बचा रहे हैं, आपको कोई लूटेगा नहीं, कोई डकैती नहीं करेगा, समुद्री डकैती नहीं करेगा, हम आपको सेफ्टी देंगे, ठीक है। साथ में चलते थे और इसके बदले में वो लोग कर लेते थे। ये भी कमाने का एक बढ़िया तरीका था पुर्तगालियों का, ठीक है। बाकी पुर्तगालियों के पतन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कारण थे, जैसे कि पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन था, दोषापूर्ण व्यापार प्रणाली थी, धार्मिक और वैवाहिक नीतियाँ उन लोग की अच्छी नहीं थी, योग्य शासकों का अभाव था, सीमित साधन थे। इसके बाद स्पेन के साथ पुर्तगाल का जो विलय हो गया था, ठीक है, मुगल साम्राज्य का विस्तार और डच और अंग्रेज जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों का उदय हो गया था, ठीक है। ये बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से पुर्तगालियों का पतन हो गया, ठीक है। पुर्तगालियों के प्रभाव की बात करें भारत में तो इसके प्रभाव तो काफ़ी हद तक जो पड़े भारत पर वो सही भी थे। जैसे सही ये था कि भारत जापान का जो व्यापार था वो शुरू करने का जो टाइम पीरियड कह सकते हैं वो पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था, भारत और जापान के साथ व्यापार। इसके बाद हो जा रहा है कि पुर्तगालियों ने अरबों और तुर्कों से मतलब हमेशा लड़ाई ही लगाई थी, लड़ाई ही किया था, क्योंकि पुर्तगालियों को तुर्क या अरब ये सब नहीं पसंद थे, इन लोगों ने ही बीच में व्यापार रोका था इसी वजह से, ठीक है। यहाँ पे पुर्तगालियों का जो मेन उद्देश्य था ना भारत आने का, वो बेसिकली ईसाई धर्म का प्रचार था, ठीक है। धर्म परिवर्तन के मतलब मंशा से ही वो भारत आए हुए थे, ठीक है। उन लोगों ने जैसे गोवा में और बहुत से ऐसे जगहों में उन लोगों ने, जैसे 1540 की बात करें तो गोवा में जो मंदिर थे ना उनको उन लोगों ने नष्ट कर दिया था, ठीक है। सालसेट में भी बहुत सारे मंदिर थे जिसको पुर्तगालियों ने तोड़ दिया था। और एक सबसे बड़ी बात है कि 1560 की घटना है ये, उन लोगों ने गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना किया था, ठीक है। एक न्यायालय बनाया था गोवा में, 1560 की घटना है। और इसमें ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म का विरोध करेगा उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। ये एक मतलब बड़ी ख़राब सी चीज़ थी। उनका ये इंटेंशन ही था कि हमको भारत में जाके मतलब भारतीयों का मतलब ये करना है, उनको ईसाई धर्म में बदलना है, ठीक है। बाकी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसे मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद ये सब भारत में लेके आए थे। इसके बाद बादाम, लीची, संतरा, अनानास, काजू ये सबको इंट्रोड्यूस किया था भारत में। और जैसे जहाज़ निर्माण का जो भी प्रोसेस है इन लोगों ने बताया था भारतीयों को। प्रिंटिंग प्रेस 1556 में लोगों ने स्थापित किया था। गोथिक स्थापत्य कला का भी आगमन पुर्तगालियों ने ही भारत में किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पुर्तगालियों के लिए मतलब पुर्तगालियों की देन है भारत में। आगे हम डचों की बात करते हैं, तो जैसे कि डच क्या हॉलैंड या नीदरलैंड के थे, ठीक है। जो निवासी थे हॉलैंड के थे, अब तो नीदरलैंड कहा जाता है। इसके बाद हो जा रहा है कि डच का जो पहला अभियान था ना 1556 में, वो पूर्वी जगत में था, जैसे सुमात्रा के साइड में था, है ना, इसको ध्यान में रखना है। 1602 में डच संसद द्वारा मतलब एक आदेश पारित किया गया। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और ये जो कंपनी थी ना ये 21 वर्षों के लिए मतलब इनको ये आदेश दिया गया था कि आप जाके पूर्वी देशों और भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, युद्ध छेड़ सकते हैं, संधि कर सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, दुर्ग बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी। और ये जो कंपनी थी डचों की, ये संयुक्त पूंजी वाली थी, इसमें 65 लाख गिल्डर, ठीक है, वहाँ का जो करेंसी होगा उसमें मतलब इसकी ये संयुक्त पूंजी वाली कंपनी थी। और इसमें टोटल
17 सदस्य थे, ठीक है। एक बोर्ड भी बनाया गया था, इसको ध्यान में रखना है। इसमें बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि जो डच थे ना, वो काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार के लिए मूलतः इंडोनेशिया पर निर्भर थे, है ना। इंडोनेशिया डचों के लिए ज़्यादा है, आए भी ये इंडोनेशिया के नाम से थे। और जब आखिरी में अंग्रेजों से इनके भिड़ंत हुए थे, जब बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, तभी भी ये बाद में इंडोनेशिया सुमात्रा की तरफ ही मतलब अपने को सीमित कर लिए थे। तो इंडोनेशिया को ना मसाला द्वीप पुंज कहा जाता है या ईस्ट इंडीज कहा जाता है। ये दो नाम आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी पुर्तगालियों और डचों का संघर्ष मतलब कंटिन्यू रहा था। जो डच थे उन्होंने 1605 में अपना पहला एक सेकेंड, है ना, हाँ ये चीज़ें सही हैं। यहाँ पे ये हो जा रहा है कि जैसे डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके गुजरात, कोरोमंडल और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापारिक फैक्ट्रियाँ स्थापित किया था। इनकी फैक्ट्री का बेसिकली क्रम पूछता है, क्रम नहीं मतलब कहाँ कहाँ पे लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश किया है। जैसे मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टनम, कराईकल, बड़ा नगर, बालासोर, नागपट्टनम, कोच्चि, ये सब जो है डचों की फैक्ट्री यहाँ पे थी। डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में, ठीक है, पिपली नामक स्थान पे स्टैब्लिश किया था। इसके बाद हो जाता है कि 1653 में डचों ने हुगली के निकट जो चिंसुरा है वहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। और चिंसुरा में ही डचों ने गुस्ताउस नामक किला बनवाया था, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद डचों ने कासिम बाजार पटना में भी फैक्ट्री लगाई थी, है ना। मालाबार तटवर्ती प्रदेश में कोचीन और केन्नानौर में भी लोगों ने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। इसके बाद 1690 के बाद पुलिकट के बाद नागपट्टनम, कोरोमंडल, इसको हटा दो आप। ये ध्यान में रखना है कि डच लोग मुख्यतः मसाला, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र, अफीम और सोरा का व्यापार करते थे। तो व्यापार पूछा जाए तो याद रखना, मसाला, नील, कच्चा रेशम, वस्त्र, अफीम और सोरा का व्यापार करते थे। और इनकी व्यापारिक व्यवस्था जो थी वो सहकारिता यानी काटल पर आधारित थी, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। और आखिरी ये है कि 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें डचों की बुरी तरह से हार हुई थी और यहीं से डचों का अंत हो गया था। बेसिकली 1795 में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से भारत से निष्कासित कर दिया था, ठीक है। और यहीं से डचों का पतन हो गया था। बेसिकली वो चले गए थे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, इंडोनेशिया की तरफ चले गए थे, ठीक है। अंग्रेजों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अभी तक देखिए हमने पुर्तगाली देखा है, डच देखा है, अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन हॉकिंस नामक एक अंग्रेज आया था, जो कि समुद्री मार्ग से आया था। और जिस जहाज़ से आया था, व्यापारिक जहाज़ से, उसका नाम था हेक्टर यानी कि रेड ड्रैगन था, ठीक है। और वो आया कहाँ पे था, तो सूरत नामक बंदरगाह पे आया था, ठीक है, सूरत जो बंदरगाह था उस टाइम पे। यद्यपि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जो था वो जॉन मिल्डन हॉल था, ठीक है, लेकिन वो स्थल मार्ग से आया था और 1597 में आया था। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज तो मिल्डन हॉल था 1597 में, और जल मार्ग से आने वाला तो कैप्टन हॉकिंस था, जो कि 1608 में आया था, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं अंग्रेज़ों के बारे में कि भारत में सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन हॉकिंस समुद्र मार्ग से, और जो जिस जहाज़ से आया था उसका नाम था हेक्टर, रेड ड्रैगन नामक जहाज़ से आया था और सूरत बंदरगाह पे आया था। कैप्टन हॉकिंस से पहले ही स्थल मार्ग से जॉन मिल्डन हॉल, जो कि 1597 में भारत पहुंच चुका था, ठीक है। इसके बाद ये हो जा रहा है कि 1599 में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कंपनी की स्थापना की, जिसमें कुल 217 व्यापारी थे। इनके द्वारा स्थापित कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज हो जा रहा है, ठीक है। इसको आरंभ किया गया था। एलिजाबेथ ने भी मतलब इस कंपनी में हिस्सेदारी किया था, जैसे कि शेयर होल्डर थी। इसके बाद 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान देकर इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दिया था। अनुमति दिया था और इसी को चार्टर अधिनियम कहा जाता है। इसमें कुल 26 सदस्य थे और इन सदस्यों को मिला के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल का गठन किया गया था, जिसमें जिनका काम था कंपनी को रेगुलेट करना, ठीक है। कंपनी ने 16 से 11 में भारत के पूर्वी तट पर यानी कि मसूलीपट्टनम में अस्थायी व्यापारिक कोठी खोला था, और अस्थायी कोठी जो थी वो 1613 में खोला था सूरत में, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है कि राजा जेम्स प्रथम एक मतलब पत्र के द्वारा जो कैप्टन हॉकिंस था, जो कि 1608 में भारत भेजा गया था, उसको मतलब ये जहांगीर के दरबार में उन्होंने भेजा था, ठीक है। फिर से देखिए कि जो ब्रिटेन का राजा था जेम्स प्रथम, उसने 1608 में कैप्टन हॉकिंस को भारत में, उस टाइम पे जहांगीर का शासनकाल था, उसके दरबार में भेजा था और 1609 में पहुंचा था, ठीक है। जो कैप्टन हॉकिंस था वो तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। कैप्टन हॉकिंस जो था वो
तुर्की भाषा में मतलब वार्तालाप किया था जहांगीर से, ठीक है। जहांगीर उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, उसको 400 का मनसब दिया था और एक जागीर दिया था, ठीक है। और खान की उपाधि दिया था। खान की उपाधि जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं। 1611 में कैप्टन हॉकिंस वापस इंग्लैंड लौट गया था और 1613 में जहांगीर ने सर्वप्रथम एक आज्ञा पत्र द्वारा अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी रूप से एक कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दिया था। देखो, सूरत में लोगों ने कोठी स्थापित किया था, उससे पहले 1612 में स्वाली का युद्ध हो गया था, जिससे जहांगीर बहुत ज़्यादा अंग्रेजों से खुश हो गया था। और वो खुश होके मतलब इसने ये आज्ञा पत्र दिया था कि ठीक है, आप लोग सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा सकते हो। आगे हम देखें तो ये जो ब्रिटेन का राजा था जेम्स प्रथम, उसने 1615 में अपना दूसरा एक दूत भेजा था। सर टॉमस रो नाम है उसका, उस मुगल दरबार में भेजा था। उस टाइम पे भी जहांगीर का ही कार्यकाल था। और ये जो था टॉमस रो, ये थोड़ी सी कृपा पाने में सफल हो गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो टॉमस रो था 1619 में वापस इंग्लैंड चला गया था। और अंग्रेज़ों ने 1623 तक, देखो 1608 में अंग्रेज़ आए थे, यानी कैप्टन हॉकिंस आया था, शुरुआत हो रही है। 1623 तक अंग्रेज़ों ने सूरत, भड़ौज, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा, अजमेर में कोठियाँ स्थापित कर लिया था। ये बहुत बड़ी बात हो जा रही है। 1640 में उन्होंने मद्रास नगर की स्थापना कर दिया था और इसके बाद उसका घेराबंदी करके, ठीक है, उसका नाम सेंट जॉर्ज का किला रख दिया था, यानी कि सेंट जॉर्ज फोर्ट रखा था, ठीक है। अगला हो जा रहा है कि 1651 में हुगली में अंग्रेज़ों ने अपनी कोठियाँ स्थापित करी थी। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना, राजमहल में अंग्रेज़ों की कंपनियाँ स्थापित की गई थी, ठीक है। 1667 में सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा दे दिया था। 1667 की बात है, जो औरंगजेब था उसने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा दे दिया था और एक फरमान जारी किया था, ठीक है। मतलब फरमान जारी करने के माध्यम से ही उसने अंग्रेज़ों को ये अधिकार दिया था बंगाल में। इसके पहले मैंने देखा था कि 1661 में चार्ल्स दूती ने शादी कर लिया था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, ठीक है। इसके बाद चार्ल्स दूती ने ये अनुमति भी दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप लोग अब मुद्रा ढाल सकते हैं, किला बना सकते हैं, न्याय कर सकते हैं, गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह भी कर सकते हैं। ये मतलब बड़ी बात थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि उसको ज़्यादा अधिकार मिलता चला जा रहा था। और जब इसने शादी किया था, चार्ल्स दूती ने किया था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, तो पुर्तगालियों ने बम्बई को दे दिया था दहेज के रूप में अंग्रेज़ों को, ठीक है। और बाद में चार्ल्स दूती ने क्या किया कि बम्बई को 1668 में 10 पाउंड, ये बहुत कम रकम थी, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, ठीक है। इसके बाद हो जा रहा है कि जो आधुनिक बम्बई है, इसकी नींव किसने रखी थी, तो गेरोल्ड आंगियर ने रखी थी। बाकी जो कंपनी है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया था। 1687, ये ध्यान में रखिएगा। 1690 में ही जॉर्ज चाउनरॉक ने सूता नदी में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना की थी, तो ये भी ध्यान में रखना है। 1690 की बात हो जा रही है। इसके साथ 1696 में सूता नदी की किलेबंदी करके उसका मतलब किया गया था। 1696 की घटना हो जा रही है ये। अगला हो जा रहा है कि एक सूबेदार था जिसका नाम था अजीमुसान, उसने अंग्रेज़ों को 3 गांव की जमींदारी प्रदान कर दिया था, कालीकता, सूतानदी और गोविंदपुर, ठीक है। इसके बदले अंग्रेज़ों को इन गांवों के जमींदारों को मात्र 1200 रुपये देने पड़े थे, ठीक है। इन्हीं तीनों गांवों को मिला के बाद में कलकत्ता नगर की स्थापना की गई थी। और जो ये सूतानदी था, उसको 1697 में उसकी किलेबंदी करके उसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया था, ठीक है। और उसके जो पहले प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो चार्ल्स आयर बनाए गए थे, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं हम, तो ये जैसे औरंगजेब की जो 1707 में मृत्यु हो गई थी, तो 1715 में कंपनी ने मुगल दरबार में एक अपना मतलब शिष्टमंडल भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसकी अध्यक्षता जॉन सरमन ने किया था। उस शिष्टमंडल में ये था कि एक शल्य चिकित्सक था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन, ठीक है। उसने क्या किया कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर, जो कि एक भयंकर रोग से ग्रसित था, उसको सही कर दिया था। इससे फर्रुखसियर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और 1717 में उसने कंपनी की जो व्यापार थे उसको चुंगी और करों से मुक्त कर दिया, ठीक है। और कलकत्ता, मद्रास के समीप कुछ गांव को भी मतलब भेंट स्वरूप दे दिया। और ये भी कहा कि बम्बई की टकसाल से कंपनी द्वारा जो भी सिक्के जारी किए जाते हैं वो मुगल साम्राज्य में मान्य हो जाएंगे, ठीक है। इसी को जो और महोदय हैं उन्होंने कहा है कि मतलब इस फरमान को कंपनी का महाअधिकार पत्र, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, की संज्ञा दिया है। अगला हम बात करते हैं डेनिस या डेन कंपनी की, ठीक है। अंग्रेज़ों के बाद भारत में डेनिस कंपनी आई, 1616 में इसकी स्थापना की गई थी। इसने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था 1620 में, है ना, तंजौर के ट्रांकेबर में, यानी कि तमिलनाडु में किया था। जो दूसरी इन लोगों ने कंपनी लगाई थी डेनिस ने, वो 1676 में लगाया था, श्रीरामपुर बंगाल में लगाया था, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाए थे। 1745 में इन्होंने अपनी सभी भारतीय फैक्ट्रियों को अंग्रेज़ों के हाथों कम दामों में बेच कर ये चले गए थे।
फ्रांसीसियों की बात करते हैं तो फ्रांसीसियों का मतलब ये सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी, ठीक है। और इसमें ये था कि जैसे एक सम्राट जो जो फ्रांस के सम्राट थे लुईस 14वें, उनका उसका एक मंत्री था कॉलबर्ट, ठीक है। कॉलबर्ट के बहुत प्रयासों के बाद 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। और 1667 में ये कंपनी भारत आई थी, ठीक है। जब भारत आई तो किसके नेतृत्व में भारत आई थी, मतलब ये अभियान जो आया था फ्रांस का वो किसके नेतृत्व में आया था, तो फ्रांसिस कैरोन या इसको फ्रैंको कैरो भी कहते हैं, ठीक है। इनके नेतृत्व में भारत आया। इसके बाद जो इनकी पहली कंपनी थी फ्रांसीसियों की 1668 में, वो सूरत में इन लोगों ने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। और इसके बाद 1669 में लोगों ने मसूलीपट्टनम अपना दूसरा कारखाना स्थापित किया था। और ये मसूलीपट्टनम और सूरत इन दोनों फैक्ट्री की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो फ्रांसिस मार्टिन को दी गई थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि फ्रांसिस मार्टिन ने वेलिकोंडापुरम का एक मुस्लिम सूबेदार था जिसका नाम था शेर खान लोदी, उससे एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट लिया, मतलब प्राप्त किया इसने। और इसी गांव को पौंडीचेरी के रूप में इन लोगों ने 1774 में विकसित किया था, ठीक है। और इसका पूरी तरह से किलाबंदी कर दिया था। मतलब पौंडीचेरी का विकास मतलब पौंडीचेरी को जो बसाया है वो फ्रांसिस मार्टिन ने बसाया, यानी कि फ्रांसीसियों ने बसाया हुआ है, ठीक है। इसलिए फ्रांसीसी यानी कि फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बंगाल में फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त किया और 1690-92 की घटना है जिसमें वो लोगों ने चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध केंद्र की स्थापना किया था। तो बंगाल में चंद्रनगर को किसने बसाया है, फ्रांसीसियों ने ही बसाया है, ठीक है। आखिर में ये होता है कि पौंडीचेरी को डचों ने 1693 में अपने अधिकार में ले लिया था। 5 साल तक अपने मतलब उस पर उन लोगों ने शासन किया डचों ने पौंडीचेरी को। लेकिन बाद में रिजविक की संधि हुई थी 1697 में, जिसके बाद पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया गया था, ठीक है। अब देखो फ्रांसीसी और अंग्रेज़, क्योंकि अंग्रेज़ पहले पुर्तगालियों को हटाए फिर डचों को हटाए, अब अंग्रेज़ को ऐसा था कि ठीक है अब हम ही राज करेंगे। लेकिन बाद में फ्रांसीसी डे बाय डे मतलब हावी होते चले गए। पहले फ्रांसीसी व्यापार के उद्देश्य से आए थे, बाद में इन लोगों ने अपना इंटेंशन बदल के इस मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेज़ों को ये खतरा महसूस होने लगा कि हम अकेले मतलब हमारी कोई मोनोपोली नहीं रहेगी। तो फिर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में झड़प होना शुरू हो गया था, ठीक है। जैसे अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में 3 युद्ध हुए थे, जिसको हम कर्नाटक में हुए थे इसलिए हम कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। कर्नाटक का प्रथम, कर्नाटक का द्वितीय और कर्नाटक का तृतीय युद्ध कहा जाता है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1746 से 48 के बीच में हुआ था, ठीक है। और जो ये ख़त्म हुआ था युद्ध, ये हुआ था एक्सला शापल की संधि से ये ख़त्म हुआ था, है ना। और इसके बाद जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है उसी में सेंट थोमे या अडियार का युद्ध भी हुआ था, 1748 में ही हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा कर्नाटक का युद्ध है वो 1749 से 54 के बीच में हुआ था। और पांडिचेरी की संधि 1755 में इसको मतलब ये समाप्त हुआ था ये युद्ध, ठीक है। इसको अंबर का युद्ध भी कहते हैं। और तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध था वो मांडीवास का युद्ध कहा जाता है। और ये 1756 से 63 के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से ये जाना जाता है। ये पेरिस की संधि से ख़त्म हुआ था, ठीक है। इसमें वांडीवास का जो युद्ध था वो निर्णायक था, मतलब निर्णायक ये था कि यहाँ से वांडीवास के युद्ध से ये बेसिकली 1760 में ही हुआ था। इसमें ये हुआ कि फ्रांसीसियों की मतलब एक पराजय हुई। एक ऐसी पराजय हुई जिसके बाद फ्रांसीसी एकदम शांत हो गए और सिर्फ वो व्यापार पे ध्यान देने लगे। बाकी साम्राज्य विस्तार जैसी कोई नीति उनके मन में मतलब नहीं थी। फिर अंग्रेज़ों का ही राज था। बाकी आगे 200 वर्षों तक ये लोगों ने अपना शासन कायम रखा था अंग्रेज़ों ने, ठीक है। ये पूरा हमने देखा फ्रांसीसियों के बारे में, ठीक है ना। एक सीक्वेंस में आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो कि 1498 में आई थी। इसके बाद हो जा रहा अंग्रेज़ का जो स्थापना किया गया था 1599 में किया गया था, हालांकि वो आए थे 1608 में, ठीक है। डच की स्थापना 1602 में हुई थी, डेनिश की 1616 में, फ्रांसीसियों की 1664 में, और स्वीडिश आखिरी में आए थे 1731 में आए थे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना आपको। और जो पुर्तगाली थे उनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो कोचीन में थी, 1503 में थी। अंग्रेज़ों की सूरत में 1613 में थी, ये अस्थाई वाली थी। डचों की मसूलीपट्टनम 1605 में थी। डेनिश की जो थी वो तमिलनाडु के ट्रांकेबर में थी, 1620 में थी। फ्रांसीसियों की सूरत में थी और 1668 में थी, ठीक है। थैंक यू।